नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा सिर्फ हमारी राष्ट्रभाषा ही नहीं है, हमारी मातृभाषा ही नहीं है, बल्कि हिंदी अपनी संस्कृति, अपने विचार, अपने भाव को व्यक्त करने का एक माध्यम है। दोस्तों, हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती है, जैसे कि कहानियाँ, कविताएं, लेख, निबंध, नाटक इत्यादि। और ये सारी चीज़ें हमें सिखाती है जीवन जीने की शैली। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास 12 हिंदी पुस्तक। और हिंदी पुस्तक का गद्य खंड का ये पहला पाठ, जिसका नाम है बातचीत, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। तो सारे विद्यार्थी तैयार हो जाइए, क्योंकि आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 12 के हिंदी पुस्तक। और जब तक ये चैप्टर, जब तक इस बुक में, इस किताब में सारे चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला पाठ याद रखिए, बातचीत के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। कौन है दोस्तों? बालकृष्ण भट्ट। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बालकृष्ण भट्ट के बारे में क्या क्या दिया है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, नंबर 1 कह रहा है कि बातचीत पाठ एक निबंध है। याद रखना है दोस्तों, बातचीत जो है ना एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। नंबर 2, इस पाठ के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। इस पाठ के लेखक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट। यानी एग्जाम में पूछ सकता है कि बातचीत पाठ के लेखक कौन है, तो याद रखना है दोस्तों बालकृष्ण भट्ट। नंबर 3, तीसरा पॉइंट याद रखिए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। चौथा पॉइंट, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ था। किनका जन्म? बालकृष्ण भट्ट का। नंबर 5, पांचवा पॉइंट याद रखिए, बालकृष्ण भट्ट का निधन जो है ना 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। चलिए आगे देखिए, नंबर 6, छठा पॉइंट याद रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम जो था ना पार्वती देवी था, और पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। और पिता का नाम क्या था दोस्तों? बेनी प्रसाद भट्ट। और माता श्री का नाम था पार्वती देवी। नंबर 7, सातवां पॉइंट याद रखिए, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु काल के थे। किस काल के थे? भारतेंदु काल के। पूछ सकता है परीक्षा में विद्यार्थी कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि हैं, तो भारतेंदु काल के। या पूछ सकता है किस युग के कवि हैं, तो भारतेंदु युग। युग या काल एक ही बात है। 8वां पॉइंट याद रखिए कि बालकृष्ण भट्ट के 1000 से अधिक निबंध, यानी भट्ट निबंध माला में संकलित है। बालकृष्ण भट्ट के 1000 से अधिक निबंध जो है ना, ये भट्ट निबंध के माला में संकलित है। 9वां पॉइंट, नंबर 9, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने 1877 ईस्वी में शुरू किया था। एक पत्रिका का नाम है, क्या नाम है? हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका। हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका। और इसका संपादन जो है ना बालकृष्ण भट्ट कब किए थे? 1877 में। कब किए थे दोस्तों? 1877 में। आगे देखिए, नंबर 10 कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप का लगभग 33 वर्षों तक संपादन किया। कितने वर्षों तक संपादन किया दोस्तों? 33 वर्षों तक इन्होंने संपादन किया। कितने वर्षों तक? 33 वर्षों तक। चलिए आगे देखिए, आगे बात करते हैं। 11वां पॉइंट देखिए ध्यान से, कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास, जैसे दिया है रहस्य कथा, अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये सारे चीज़ जो है ना ये बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास का नाम है। चलिए 12 नंबर पॉइंट देखिए, बालकृष्ण भट्ट के नाटक हैं, जैसे दिया है पद्मावती,
अगला दिया है किराता जुड़नीय, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती, दमयंती स्वयंवर। ठीक है। अगला दिया है शिक्षा दान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध। आगे क्या दिया है? आगे दिया है कटर सुम की एक नकल, बृहनल्ला, इंग्लैंडनेश्वरी और भारत जननी। अगला दिया है भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य। अगला दिया है रेल का विकट खेल। अगला दिया है बाल विवाह आदि। ये सब बालकृष्ण भट्ट के क्या हैं? नाटक के नाम हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए नंबर 13 नंबर पॉइंट देखिए ध्यान से। दिया है कि मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में एक हमारी वाक शक्ति है। मतलब कि ईश्वर ने हमें बहुत सारी शक्तियाँ दी हैं, मतलब बहुत सारे काम करने की शक्ति दी है, लेकिन उसमें से परम शक्ति जो है ना वो दिए हैं वाक शक्ति, यानी बोलने की शैली। वाक शक्ति का मतलब बोलने की शक्ति। अगला देखिए, कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्षों के बाद लोगों के बीच में आए थे। किसके बारे में बोल रहा है? रॉबिन्सन क्रूसो। क्या नाम दिया है विद्यार्थी? रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्षों के बाद लोगों के बीच में आए थे। ठीक है, याद रखिएगा, रॉबिन्सन क्रूसो जो है ना 16 वर्षों के बाद लोगों के बीच में आए थे। नंबर 15 कह रहा है कि असली बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच ही संभव है। यानी असल में बातचीत जो होती है ना दो लोगों के बीच में ही होती है, यानी दो से अधिक के बीच में अगर बातचीत होती है ना तो वो एक फॉर्मेलिटी है। ठीक है, जिसको निभाया जाता है, लेकिन असल बातचीत सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के बीच में ही हो सकती है। ठीक है, तो ये रहा विद्यार्थी बालकृष्ण भट्ट के बारे में। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं विद्यार्थी पाठ का सारांश। आइए देखते हैं विद्यार्थी पाठ के सारांश के बारे में। ठीक है, चलिए चलिए शुरू करते हैं विद्यार्थी। ठीक है, देखिए ध्यान से। पाठ का सारांश दिया है कि बातचीत पाठ में निबंधकार ने बातचीत के रूप में स्वरूप का, किसका? स्वरूप का वर्णन किया है। मनुष्य को ईश्वर के द्वारा दी गई शक्तियों में वाक शक्ति का बड़ा स्थान है। कह रहा है कि इसके बिना व्यक्ति लूंज पूंज बना रह जाएगा, ना अपना मनोभाव दूसरों तक पहुंचा सकेगा और ना दूसरों के भाव से परिचित हो पाएगा। कहने का मतलब ये है विद्यार्थी कि बातचीत पाठ जो है ना एक निबंधकार हैं जिसको लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट, और जिसमें बताते हैं कि मनुष्य को ईश्वर के द्वारा दी गई शक्तियों में सबसे उत्तम शक्ति जो है ना ये है वाक शक्ति। यानी ईश्वर जो है बहुत सारे उपहार दिए हैं, लेकिन उन उपहारों में सबसे बेस्ट उपहार कौन सा है? तो वाक शक्ति है। ठीक है, और उसका बड़ा स्थान है। इसके बिना व्यक्ति जो है कैसा होता है? लूंज पूंज हो जाता है, यानी अपना विचार दूसरे तक पहुंचा ही नहीं पाता है, ना उसके विचार को वो खुद जान पाएगा। इसलिए विद्यार्थी याद रखिए, ईश्वर का दिया हुआ सबसे सुंदर उपहार क्या है? वाक शक्ति। ये बालकृष्ण भट्ट का कहना है। आगे देखिए, कह रहा है कि मानव संस्कृति के विकास का बड़ा आधार वाक शक्ति है। दिया है कि वेन जॉनसन, नाम क्या दिया है विद्यार्थी? वेन जॉनसन। वेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। इसके माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे के सुख दुख का सहभागी बनता है। इसमें विद्यार्थी वेन जॉनसन का अनुसार देखा जाए, वेन जॉनसन का कथन क्या है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का पता चलता है कि वो कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति है। ठीक है, और उसके दुख सुख का सहभागी बन पाता है। अगर मनुष्य बोल ही नहीं पाएगा तो क्या समझ में आएगा? ठीक है, तो सबसे बढ़िया सबसे उत्तम कोई उपहार है ईश्वर का दिया हुआ तो वह है विद्यार्थी वाक शक्ति। मनुष्य वाक शक्ति का उपयोग बातचीत और भाषण में करता है। दोनों ही भावाभिव्यक्ति का माध्यम होने के कारण एक जैसे होकर भी अलग अलग हैं। कहने का मतलब ये है विद्यार्थी कि मनुष्य जो है ना अपना ये वाक शक्ति जो है ये कहाँ उपयोग करता है? तो भाषण में करता है। कहाँ करता है विद्यार्थी? भाषण में करता है और बातचीत करने में करता है।
ठीक है। लेकिन दोनों चीज़ एक होते हुए भी दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। क्या अंतर है, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि भाषण जहाँ औपचारिक संबोधन से शुरू होता है वही बातचीत में यह बात नहीं होती है। भाषण जहाँ औपचारिक रूप से संबोधन से शुरू होता है वही बातचीत में यह बात नहीं होता है। भाषण में चुटली बातों का प्रयोग होता है। किसकी? चुटली बातों का प्रयोग होता है। कहा है कि जिससे तालियां बजती हैं पर बातचीत में नहीं। बातचीत 2-4 लोगों के बीच होती है। भाषण सैकड़ों लोग सुनते हैं। भाषण का विषय निश्चय रहता है जबकि बातचीत में विषय निश्चित नहीं रहता है। उम्र, पेशा, लिंग आदि के आधार पर बातचीत का विषय बनता है। कहने का मतलब यह है विद्यार्थी कि जब हम भाषण शुरू करते हैं तो ये भाषण कैसे शुरू होता है, बताओ। भाषण कैसे शुरू होता है? तो औपचारिक ढंग से शुरू होता है। कैसे शुरू होता है दोस्तों? औपचारिक ढंग से शुरू होता है। औपचारिक ढंग से विद्यार्थी ये भाषण शुरू होता है, लेकिन बातचीत ऐसे शुरू नहीं होता है। हाँ, भाषण जब शुरू होता है विद्यार्थी उसमें चुटलियों का प्रयोग किया जाता है, चुटकुला उटकुला बोला जाता है, जिससे वो ताली उली खूब बजती है। लेकिन बातचीत जब दो लोगों के बीच में होती है तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा। एडिशन के अनुसार, एडिशन का मत क्या है इस पाठ में? तो कह रहा है कि श्रेष्ठ बातचीत 2 लोगों में ही होती है। लोगों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है बातचीत में अपनापन कम होने लगता है। औपचारिकता बढ़ती है। 3 लोगों की बातचीत अंगूठी में नग की तरह होती है। अधिकतम 4 लोगों की बातचीत हो सकती है। बातचीत हो सकती है। चलिए देखिए ध्यान से आगे। कह कि बातचीत भी एक कला है। बातचीत क्या है? एक आर्ट है, एक कला है। यूरोप में इसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसी से सुहृद गोष्ठी होती है। याद रखिएगा विद्यार्थी, यूरोप के लोगों के अंदर जो बातचीत करने की जो शैली है ना, वो संसार में कहीं देखने को मिलती नहीं है। और वो इतने ढंग से, इतने निराले तरीके से बात करते हैं ना, जिसे हम लोग बोलते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। क्योंकि बातचीत भी एक क्या है? एक कला है, एक आर्ट है। सबको नहीं आती है। बात करने का एक ढंग होता है, ठीक है, जो यूरोप के लोगों में बखूबी आती है। कह रहा है कि इसी से सुहृद गोष्ठी होती है। इसमें इसे लियाकत या ढंग से लोग अपनी बात करते हैं कि सुनने वाले के मन में तनिक भी चोट नहीं पहुंचती है। उनकी गोष्ठी में प्रेम, अपनापन का भाव रहता है, जबकि शास्त्र में अभिमान पूर्ण ज्ञान के दांव पेचों की कलाबाजी चलती है। कह रहा है कि बातचीत में विवाद पैदा हो सकता है, यानी हो जाता है। श्रेष्ठ बातचीत तो आत्मालाप है। जो श्रेष्ठ बातचीत होती है वो क्या है? आत्मालाप है। क्योंकि बातचीत के लिए समय, स्थान और व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जबकि आत्मालाप में तो व्यक्ति खुद से बात करता है, यानी स्वयं से बात करता है। इससे व्यक्ति अपने मन के अनुसार विषय, दृश्य, घटना का आनंद ले सकता है। भीतरी मनोवृत्ति के आधार पर वह एक नवीन संसार का निर्माण कर सकता है। बातचीत में वाक शक्ति या जीवा की बड़ी भूमिका होती है। इस पर नियंत्रण कर व्यक्ति क्रोधादि शत्रुओं से बच सकता है। इस प्रकार अवाक रहकर भी लोग आत्मचिंतन के आधार पर बातचीत का आनंद ले सकते हैं। जीवन और जगत को सुंदर बना सकते हैं। अवाक बातचीत को मन की एकाग्रता है, जीवन का परम साध्य है। यानी अवाक बातचीत तो मन की क्या है? एकाग्रता है, जीवन का परम साध्य है। तो ये रहा विद्यार्थी आपके बातचीत पाठ का सारांश। ठीक है, हम एक ही चीज़ बोलेंगे कि इस पाठ में विद्यार्थी वेन जॉनसन का क्या कहना है, एडिशन का क्या कहना है, ये 2 मत आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, आइए चीज़ों को मिलाते हैं फिर से। ठीक है, देखिए ध्यान से।
देखिए, बेन जॉनसन के अनुसार देखा जाए तो कह रहे हैं कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। इसके माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे को दुख सुख का सहभागी बनता है। मतलब बेन जॉनसन का कहना है ना कि क्या बोलते हैं कि अगर बोलता है मनुष्य बोलता है तो उससे पता चलता है कि वो व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है। और एक और पॉइंट याद रखना था, एडिशन का मत क्या है। पूछ सकता है एग्जाम में कि एडिशन का मत क्या है। तो ये बताते हैं कि श्रेष्ठ बातचीत दो लोगों के बीच में ही होती है। जैसे जैसे संख्या बढ़ती है बातचीत का निराला भी बढ़ता जाता है। मतलब ऐसे आप याद रखिए कि एडिशन का कहना है कि असली बातचीत सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के बीच में हो सकती है। दो से अधिक के लोगों के बीच में जो बातचीत होती है वो एक क्या है, एक फॉर्मेलिटी है। बात समझ में आ गया। बस इसी में विद्यार्थी इस पाठ में बातचीत करने का एक ढंग बताया गया है, दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे विद्यार्थी। तो इसके बहुत सारे हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी बनाएंगे। ठीक है, तो बस विद्यार्थी आज का क्लास कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।